हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी क्लास में हम प्रोनाउन के सेवंथ एस्पेक्ट जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है कंपटीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी के हम एडवांस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जिससे कि हम अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए, बाकी के जो जो इसके बेसिक लेवल की चीज़ें थी वो हम फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए इनको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये क्या होते हैं और किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ये है हु, है ना। तो ये जो हु होता है ना, इस हु का यूज किया जाता है हमेशा सब्जेक्टिव केस में। किस में किया जाता है? सब्जेक्टिव केस में। और ये जो हुम होता है इसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। और ये जो विच लिखा हुआ है इस विच का यूज करते हैं हम किस में? नॉन लिविंग और एनिमल। किसके लिए? नॉन लिविंग और एनिमल के लिए किया जाता है। और ये जो हुज लिखा हुआ है इस हुज का यूज किया जाता है पोजेशन बताने में। और ये जो दैट है इसका एकदम स्पेशल ही केस होता है। व्हाट का भी यूज जानेंगे, बट का भी यूज जानेंगे। यहाँ पर जो लिख भी नहीं पाए हैं जैसे कि है एज है या फिर द सेम है, उनके बारे में भी जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अच्छे सेशन को, इस एडवांस लेवल के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, राहुल विच इज माय फ्रेंड इज वेरी एक्टिव। हाँ जी, राहुल जो कि मेरा एक दोस्त है बहुत ज्यादा एक्टिव है, हमेशा उछलता कूदता रहता है। ठीक है, तो यहां पर गलती क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये है विच। क्या है ये? विच। और इस विच का यूज किया जाता है नॉन लिविंग के लिए। चलो मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बताता हूं कि हमारे सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहां पर कोई या तो नाउन होगा या फिर ये प्रोनाउन होगा। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आता है या फिर कोई प्रोनाउन आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, पहली तो है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और बहुत हद तक ये जो एंटीसीडेंट है इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही किसका यूज किया जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये बहुत हद तक एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। जिस तरीके का एंटीसीडेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। बहुत अच्छे से समझना। बहुत बहुत स्टूडेंट्स मानते हैं, बहुत टीचर्स मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा हार्ड टॉपिक है। हार्ड कुछ नहीं है, स्काई इज द लिमिट एंड लिमिट इज ओनली यू। जितना आप सोचोगे कि ये टॉपिक हार्ड है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना। इसलिए बी ब्रेव, है ना। ध्यान से सीखो आप। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा चलेगा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर ये जो एंटीसीडेंट है ये है राहुल। राहुल हो गया कोई पर्सन। क्या हो गया? राहुल। राहुल तो पर्सन है। ठीक है ना। तो पर्सन के लिए कभी भी विच का यूज नहीं किया जाता। पर्सन के लिए कभी भी विच का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे सेंटेंस में कोई पर्सन आ गया है ना और पर्सन हो गया एंटीसीडेंट, तो पर्सन के लिए हम या तो यूज कर सकते हैं किसका? हु का, या फिर हम यूज कर सकते हैं वहां हुम का। ऐसे तो यूज कर सकते हैं हम, लेकिन पर्सन के लिए हम कभी भी विच का यूज नहीं कर सकते। समझे आप या नहीं समझे? तो ये यहाँ पे एरर है, गलती है कि यहाँ पे ये जो विच लिखा हुआ है ये विच इनकरेक्ट है यहाँ पे, है ना। क्योंकि ये पर्सन के लिए विच का यूज नहीं होता। पर्सन पर्सन के लिए या तो हुआ सकता है या फिर हुम आ सकता है। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम किसका यूज कर देते हैं? हेल्पिंग वर्ब से पहले हम यूज कर देते हैं हु का। तो यहाँ पे हो जाएगा राहुल हु इज माई फ्रेंड इज वेरी एक्टिव। सिंपल सी बात। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, इसको भी पढ़ देते हैं थोड़ा सा और जान देते हैं अच्छे से। पहले तो इसमें ये जानते हैं कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये है विच। क्या है ये? विच है ना। अब ये जो विच है, विच से पहले जो इसका एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट कौन हो गया? पर्सन हो गया। तो जब एंटीसीडेंट पर्सन हो जाए, जब एंटीसीडेंट पर्सन हो जाए तो पर्सन के लिए या तो हम यूज करेंगे हु या फिर हम यूज करेंगे हुम। अगर पोजेशन बता रहे होंगे तो हुज का भी यूज कर देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर किसका यूज किया जा रहा है? हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब है और पर्सन के लिए तो फिर क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे हु। मोनिका हु इज माई नेबर इज अ टीचर। इस तरीके से हमने बना दिया, पढ़ दिया, सीख दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बेसिक समझो, कंक्लूजन ये समझो कि विच का यूज पर्सन के लिए नहीं होता। विच का यूज पर्सन के लिए नहीं होता। और विच का यूज किसके लिए हो सकता है? जब एंटीसीडेंट यहाँ पर या तो कोई एनिमल हो या फिर यहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग हो। या तो कोई एनी, जैसे यहाँ पे होता कार तो विच लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ पे होता पैरट, एनिमल हो गया। ठीक है,
बर्ड हो गया, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, तो यहाँ पे विच लगा सकते हैं, लेकिन पर्सन के लिए विच का यूज नहीं करना, पर्सन के लिए आपको विच का यूज नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, हमेशा रखोगे ना, ध्यान से याद रखना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट, अ रूम हु डोर्स आर पेंटेड, अब ये उसी का बिल्कुल एकदम अपोजिट हो गया है, यानी कि ये जो हु और हुम होते हैं इनका यूज करते हैं हम किसके लिए, पर्सन के लिए करते हैं। तो जब ये हु या हुम का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, है ना, यहाँ पे आ गया ये हु, और इससे पहले जो इसका एंटीसीडेंट है वो क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। तो अगर नॉन लिविंग है, क्या है भैया, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए आप विच का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन नॉन लिविंग के लिए आप किसका यूज नहीं करोगे, नॉन लिविंग के लिए आप हु का यूज नहीं करोगे। अब यहाँ पर ये देखो, ये लिखा हुआ है रूम, और ये यहाँ पर आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। और एक चीज और जो याद रखने की है वो ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, रिलेटिव प्रोनाउन और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज का यूज क्यों किया जाता है, कोई जो नाउन या प्रोनाउन है, कोई जो नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, कोई नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन ऐड कराई जा रही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, उसको इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये एंटीसीडेंट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन वाली जगह है इसके तुरंत बाद नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए, और इस एंटीसीडेंट में, है ना, इस एंटीसीडेंट में और नाउन में पोजेशन बताया जा रहा हो, क्या बताया जा रहा हो, पोजेशन बताया जा रहा हो, एंटीसीडेंट में और नाउन के बीच में क्या हो, अगर पोजेशन हो, पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है ना। तो ऐसा रूम जिसके दरवाजे, तो यहाँ पे पोजेशन आ गया, ठीक है। तो जब पोजेशन आ जाएगा तो पोजेशन के लिए आप हमेशा किसका यूज करोगे, आप हमेशा यूज करोगे हुज का, किसका यूज करोगे आप हमेशा, हुज का, ये ध्यान रखना आप। पोजेशन बताओगे, चाहे लिविंग का बताओ चाहे नॉन लिविंग का बताओ, आप किसका यूज कर सकते हो वहां पे, हुज का यूज कर सकते हो। और तो जब पोजेशन बताएंगे हम तो किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम जिससे कि हमें ये याद रहे, तो हम यूज कर सकते हैं वहां पर हुज का। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसको और अगर हम बेटर बनाना चाहें तो हम किसका यूज कर सकते हैं, एक और तरीका है इसको बनाने का, एंड द दूसरा तरीका इज, वो यहाँ पे बना देते हैं, एक को हमने हुज से बना दिया, इस वजह को यहाँ से, कि एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है, जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग है तो हम विच का भी तो यूज कर सकते हैं, और अगर पोजेशन बताना है विच से तो कैसे बताएंगे, सिंपल सिंपल हम यहाँ पर इस विच से पहले ऑफ लगा देंगे। अ रूम ऑफ विच डोर्स आर पेंटेड लुक्स एलिगेंट, इस तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो आप हुज से बना दो या फिर आप ऑफ विच से बना दो, यानी कि नॉन लिविंग का अगर पोजेशन बनाना चाह रहे हो तो आप ऑफ विच से भी बना सकते हो और हुज से भी बना सकते हो, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हो इसको, देयर इज नो प्रॉब्लम। समझे आप या नहीं समझे, आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं, बस आप पढ़ने की कोशिश करो, सब कुछ इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, चलिए इसको एनालाइज करते हैं कि ये है यहाँ पर कोई नाउन, और इस नाउन के बाद में आ गया ये रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, और रिलेटिव प्रोनाउन किसके साथ, कौन सा है, दैट है, और दैट का यूज किसके साथ किया जा रहा है, ऑफ के साथ। तो यहाँ पर ये आ रहा है ऑफ दैट, है ना, और ये रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ गया ऑफ, क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, और उससे पहले क्या आ गया, ऑफ आ गया। इस केस में इस तरीके से इसको यूज किया जा रहा है ना। तो अब आपको यहाँ पे ये वाली बात समझनी है बहुत ही ध्यान से, कि आप या तो हुज का यूज करो, किसका यूज करो आप, या तो हुज का यूज करो आप, या फिर आप यूज करो ऑफ विच का, लेकिन आप कभी भी ऑफ दैट का यूज पोजेशन के लिए नहीं करोगे। समझे आप या नहीं समझे, आप किसका यूज नहीं कर सकते हो, आप ऑफ दैट का यूज नहीं करोगे, किसका यूज नहीं करोगे भैया, आप ऑफ दैट का यूज नहीं करोगे, किसके लिए नहीं करोगे, पोजेशन के लिए नहीं करोगे। और किसके लिए कर सकते हैं हम, है ना, मतलब किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, या तो यूज करेंगे हम किसका, हुज का, या फिर हम यूज करेंगे ऑफ विच का, लेकिन हम ऑफ दैट का यूज पोजेशन के लिए कभी भी यूज नहीं करेंगे। समझे आप या नहीं समझे। तो अब यहां पर अगर ये गर्ल है, लिविंग है, तो आप पोजेशन बता सकते हो किससे, हुज से,
और अगर नॉन लिविंग होता तो आप ऑफ विच से बता देते, या फिर दोनों से ही आप लिविंग या नॉन लिविंग दोनों से ही बता सकते हो, है ना। चाहे लिविंग का हो चाहे नॉन लिविंग का हो, दोनों का ही पोजेशन आप हुज से ही बता सकते हो और ऑफ विच से बता सकते हो। लेकिन बस किससे नहीं बता सकते आप, ऑफ दैट से नहीं बता सकते। किससे नहीं बताना, ऑफ दैट से नहीं बताना। मेहनत करो मेहनत, बेहतरीन वाली, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे ये ऑफ दैट गलत है। अब इसकी जगह पर क्या आ सकता है, इसकी जगह पे हुज भी आ सकता है और ऑफ विच भी आ सकता है। समझे या नहीं समझे। तो यहाँ पे अगर ऑफ था, जो मैंने हटा दिया, ऑफ विच लगा दो। क्या लगा दो, ऑफ विच लगा दो। या फिर यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, हुज भी लगा सकते हो, है ना। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। द गर्ल ऑफ विच फादर, है ना, या फिर द गर्ल हुज फादर, इस तरीके से। और क्यों, लड़की, वो लड़की जिसके पिताजी, वो लड़की जिसके पिताजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोजेशन बताया जा रहा था, और पोजेशन आप किससे नहीं बता सकते, ऑफ दैट से नहीं बता सकते। सिंपल सी बात। यहाँ पे ये कार है, अब ये जो कार है इसका पोजेशन, इसका रिश्ता बताया जा रहा है कलर से, वो कार जिसका कलर, है ना। तो अब क्या गलती है, खुद ही समझ पा रहे होगे कि ऑफ दैट से पोजेशन बताया जा रहा है, जबकि ऑफ दैट से पोजेशन नहीं बताया जाता। अब सिर्फ दैट को हटाएंगे, है ना, क्योंकि अब अगर हम यहाँ पर ऑफ भी हटा देंगे तो फिर विच के लिए दोबारा हमें ऑफ लिखना पड़ेगा। अब सिंपल सिंपल यहाँ पे क्या लिख दो, ऑफ विच। समझे आप या नहीं समझे, क्लियर है। या फिर आप क्या कर सकते हो, द कार हुज कलर। पर आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि हुज के लिए, हुज का यूज लिविंग के लिए बेटर होता है, और ऑफ विच का यूज नॉन लिविंग के लिए बेटर होता है। वैसे दोनों का यूज कर सकते हो किसी के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑल हु आर हियर आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दिख रहा है कहीं रिलेटिव प्रोनाउन आपको इस सेंटेंस में। देखो मैं दिखाता हूं आपको रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है उसका एंटीसीडेंट। जब भी सेंटेंस का रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट क्या हो जाए, ऑल हो जाए। क्या हो जाए, ऑल, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस ऑल के साथ में, किसके साथ में, ऑल के साथ में जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो सिर्फ एक ही होगा, और वो होगा क्या, वो होगा ये। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हमको है खबर कि ये क्या है, दैट। के ऑल के साथ में, किसके साथ में, ऑल के साथ में हम जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं वो होता है दैट। कौन सा होता है वो होता है दैट होता है वो। समझे आप या नहीं समझे, क्लियर है। तो ऑल के साथ में जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या हो जाएगा, वो दैट हो जाएगा। तो अब बताओ फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या इसको ठीक कर सकते हैं, क्या हटाना चाहिए और क्या लगाना चाहिए, समझ पाए। तो यहां पर ये हु इनकरेक्ट है, इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं। समझे आप या नहीं समझे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हुआ क्लियर। ये सेंटेंस कैसे क्लियर हुआ कि ऑल दैट आर हियर आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। समझे आप या नहीं समझे, समझ पा रहे हो आप। तो ये इस तरीके से हो जाएगा एकदम करेक्ट। तो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल विच इज सोल्ड, यहाँ पे ये ऑल आ गया। अब ऑल आ गया तो ऑल के साथ क्या लगाना है, दैट लगाना है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर भी दैट लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है ना। और इसको अगर हम सही करें नेक्स्ट वाले को, ये वाला जो लिखा हुआ है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ रहा है, विच आ रहा है। क्या आ रहा है, विच आ रहा है ना। और विच से पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल द मनी। ये पूरा का पूरा ऐसे करके ऑल द मनी, है ना। तो ये इसका एंटीसीडेंट हो गया। अब एंटीसीडेंट में अगर ऑल आ गया, एंटीसीडेंट में अगर क्या आ गया, ऑल आ गया, तो आपको किसका यूज करना है, आपको यूज करना है दैट का। सिंपल सी बात, ठीक है। ऑल द मनी दैट आई गिव हर हैज बीन स्पेंट, जितने पैसे मैंने उसको दिए वो सब खर्च हो गए, सारे के सारे हो गए खर्च। समझे आप या नहीं समझे। अब इसको आप एक चीज से और समझ सकते हैं ना, एक और किस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये दैट दिख रहा है ना, लेकिन ये जो ऑल है, क्या है ये, ऑल है। ये दो तरीके से यूज किया जाता है कि अगर ऑल का यूज किया जा रहा है किसके लिए, पर्सन के लिए, समझना। तो लेवल किस तरीके से धीमे धीमे करके एनहेंस करेंगे कि अगर ऑल का यूज पर्सन के लिए किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है। चलो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर सेंटेंस में आ गया ऑल, है ना, और लेकिन इस ऑल का यूज किया जा रहा है किसके लिए, पर्सन के लिए। किसके लिए किया जा रहा है, पर्सन के लिए। तो इसके साथ आप दैट का यूज भी कर सकते हो, और दैट के साथ साथ आप इसमें हु का यूज भी कर सकते हो। तो अब बताओ, अगर आपको कहीं ऑप्शन मिले, दो मतलब हु भी हो दैट ना हो, है ना, जैसे कि हु हो, विच हो और वॉट हो, और उसमें हो नो चेंज,
तो आप किसका यूज करोगे? तो उस केस में अगर दैट नहीं है तो हम किसका भी यूज कर सकते हैं, हु का भी यूज कर सकते हैं, कि जब ऑल का यूज पर्सन के लिए किया जाए, जब ऑल का यूज, किसका यूज, ऑल का यूज पर्सन के लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए, पर्सन के लिए किया जाए, है ना। तो जब ऑल का यूज हम पर्सन के लिए करेंगे, है ना, तो वहां पर हम उस ऑल के साथ हु का यूज भी कर सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर ये जो दूसरा सेंटेंस है, तो इस वाले सेंटेंस में ये जो बेगा गया है, या फिर जिन चीजों को बेगा गया, ये ऑल है ना, ये ऑल, और बेगा कहाँ पे गया है, शॉप में। तो जब ये जो ऑल है, क्या ये ऑल पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है या फिर ये थिंग के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पर? बताओ बताओ। बेच रहे हैं, तो क्या दुकानों में इंसानों को बेच रहे हैं? इंसानियत तो बेच देते हैं हम, है ना, लेकिन अभी इंसानों को बेचना नहीं शुरू किया। मतलब इंसान भी बिकता है लेकिन ऐसे शॉप में नहीं बिक रहा अभी, आएगा अभी कलयुग आ गया उसमें बिकेगा। चलो इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं हम थोड़ा सा ध्यान से, कि अगर इस ऑल का यूज, किसका यूज, ऑल का यूज अगर किसके लिए किया जा रहा है, थिंग्स के लिए, किसके लिए किया जा रहा है, थिंग्स के लिए किया जा रहा है, तो एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है आपको, दैट का यूज करना है, समझे। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। ऑल द मनी, ये मनी की बात की जा रही है ना, तो यहां पे दैट आएगा। लेकिन यहां पे दो ऑप्शन है कि हु भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है। समझे आप या नहीं समझे? थोड़ा सा आप ध्यान से समझो, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और सीख पाओगे, है ना। बस कंसेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, जितने अच्छे आपके कंसेप्ट्स रहेंगे ना, उतने अच्छे से आप मेहनत करके सीख जाओगे, पढ़ जाओगे। समझे आप या नहीं समझे? ये कंसेप्ट एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अगर ऑल का यूज पर्सन के लिए किया जा रहा है तो दैट भी आ सकता है और हु भी आ सकता है। अगर इस ऑल का यूज थिंग्स के लिए किया जा रहा है तो सिर्फ दैट दैट आएगा, हु का यूज नहीं होगा। कितना सिंपल सा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्या है, यहां पर देखो, दिखाता हूं तुम्हें। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विच। क्या लिखा हुआ है, विच लिखा हुआ है। तो विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। तो अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले है इसका एंटीसीडेंट। क्या है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वो चीज होती है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये जो एंटीसीडेंट है, ये कौन सी डिग्री में है, ये कौन सी डिग्री में है, ये सुपरलेटिव डिग्री में। तो आप एक नया रूल समझो, एक नया कंसेप्ट समझो, कि जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, किसका यूज हो जाए, जब जब हो जाए सुपरलेटिव डिग्री का यूज, किसका यूज हो जाए, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो जाए। तो उस सुपरलेटिव डिग्री के साथ में स्त्री, ओ स्त्री, आज ही पढ़ना, आना कल लेकिन पढ़ना आज ही, ठीक है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट आएगा, हमेशा आएगा, बिना किसी डाउट के आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये विच नहीं आएगा, इसकी जगह पे हम किसका यूज कर देंगे बेटे, इसकी जगह पे हम दैट का यूज कर देंगे। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो सुपरलेटिव डिग्री जो नहीं जानते वो जान लेना कि या तो मोस्ट से या फिर ईएसटी से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो यहाँ पर भी ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर देंगे, यहाँ पर हम दैट का यूज कर देंगे। सिंपल सी बात। ये दैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि ये इंसान के लिए भी आता है, एनिमल के लिए भी आता है, लिविंग्स के लिए भी आता है, नॉन लिविंग्स के लिए भी आता है, बहुत सारे यूज होते हैं इसके, ठीक है ना। चलो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके साथ में हम जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे वो दैट लगाएंगे। सो सिंपल, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन, हु है, ये हु क्या है, ये हु बेटे, ये हु क्या चीज है, ये हु है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका ये एंटीसीडेंट क्या है, एवरीवन। क्या है ये, एवरीवन। तो जब एंटीसीडेंट एवरीवन हो या फिर क्या हो, एवरी की जगह पे क्या भी आ सकता है, सम वन हो सकता है, वन भी हो सकता है, और बड़ी पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, थिंग की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना है ना। सम वन, सम बड़ी, और क्या हो सकता है, नो वन और नो बडी हो जाएगा, है ना भैया। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है एनी वन और एनी बडी हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन है। ये एवरी वन, सम वन, बडी, ये वन और बडी वाले जितने भी वर्ड होते हैं ना, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये हमेशा यूज किए जाते हैं किसी पर्सन के लिए। किसके लिए यूज किए जाएंगे, पर्सन के लिए। तो जब ये एंटीसीडेंट बनेंगे, जब ये एंटीसीडेंट बनेंगे, कौन, एवरी वन, सम वन, नो वन, एनी वन, या फिर बड़ी वाले वर्ड, जब ये एंटीसीडेंट बनेंगे तो क्या करेंगे हम, तो इनके साथ हम हु का यूज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम
दैट का यूज भी कर सकते हैं। ध्यान रखना ये वाली बात कि हु का यूज भी हो सकता है और दैट का यूज भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हु भी करेक्ट है और दैट भी करेक्ट है, दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं। जैसे कि आपने ये यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे मतलब ब्लैंक दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, खाली स्थान दे रखा है दिमाग की तरह। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। एक में आ जाएगा हु, एक में आ जाएगा विच, एक में आ जाएगा व्हाट और एक में आ जाएगा बट। तो बताओ किसका यूज कर दोगे आप? अगर हु दे रखा है तो हु का यूज कर देंगे। अगर अब 4 ऑप्शन है, एक में है दैट, एक में है विच और एक में है हुज और एक में है हुम, तो अब यहाँ पे किसका यूज कर देंगे? यहाँ पर हम दैट का यूज कर देंगे। ठीक है, तो हु का यूज भी किया जा सकता है और दैट का यूज भी किया जा सकता है। सो सिंपल। समझे आप या नहीं समझे? ये वाला बताओ एवरीबडी। तो ये तो हु तो ठीक है ही है। अगर ये हु ऑप्शन में नहीं हो तो किसका भी यूज कर सकते हैं? दैट का भी यूज कर सकते हैं। कितना आसान है। एवरीबडी दैट नोज हिम या फिर हु नोज हिम लाइक्स हिम। सिंपल, जो भी उसको जानता है सब उसको पसंद करते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। माई पेरेंट्स हैव प्रोवाइडेड मी एवरीथिंग विच दे हैव। सुनो, पढ़ो और ध्यान से देखो कि इस सेंटेंस में आखिर तुम कर क्या सकते हो। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। क्या दिमाग लगाया तुमने? चलो मैं बताता हूं तुम्हें। यहां पर ये लिखा हुआ है एवरीथिंग। क्या लिखा हुआ है? एवरीथिंग। और यहां पर लिखा हुआ था एवरीवन। तो वन वाले जितने हैं वो सब पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। और जो ये थिंग वाले होते हैं, ये थिंग वाले जो हैं ये यूज किए जाते हैं थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। तो जब ये थिंग वाले आ जाएं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो ये हो सकते हैं एवरीथिंग, और क्या हो सकता है? समथिंग समथिंग। क्या हो सकता है? हाँ जी, समथिंग हो सकता है। और नोथिंग नोथिंग नहीं बोलते उसको, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं नथिंग। क्या बोलते हैं? नथिंग। और क्या हो सकता है? और हो सकता है एनीथिंग। क्या हो सकता है? एनीथिंग। ऐसा हो सकता है। तो जब इस तरीके से ये थिंग वाले आ जाएं, वन और बड़ी वाले ना आए। कौन से ना आए? वन और बड़ी वाले ना आए। तो कौन से वाले आ जाएं? है जी, तो आ जाए थिंग वाले। तो इनके साथ में आपको किसका यूज करना है? तो इनके साथ में आपको दैट का यूज करना है। ठीक है, समझे आप? सिंपल सी बात। तो थिंग है तो दैट लगाओ, इसको हटाओ उसको लाओ। दिस इज द ओनली कार। तो एक तो ये हो गए थिंग वाले, है ना। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे और कौन कौन से हो सकते हैं यहां पर देखते हैं। देखते क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं, वहां पर देख देना। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, दी ओनली, द सेम। इनके साथ में हम किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज दी ओनली, तो ओनली के साथ में और दी ओनली के साथ में भी किसका यूज होता है? दैट का यूज किया जाता है। समझे आप या नहीं समझे? और माई फ्रेंड स्पेंड द लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं? लिटिल हो सकता है, फ्यू भी हो सकता है ना। जैसे लिटिल यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका भाई भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्यू। तो इनके साथ में हम किसका यूज कर सकते हैं? इनके साथ कर सकते नहीं, करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। और दिस इज द सेम, ये अभी मैंने आपको समझाया, और पर इसको समझ है ना ध्यान से। बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है ये। अगर तुम इसको ध्यान से समझो तो अच्छा कंसेप्ट है, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना भैया। ये लिखा हुआ है द सेम। क्या लिखा हुआ है ये? द सेम। अब इसके होते हैं 2 रूल, ध्यान से समझना। कि जब इस द सेम के बाद में वर्ब हो जाए क्लियर, कि वर्ब क्या है ना, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट और बुक्स में कम मिलने वाला रूल है। ठीक है ना। कि जब द सेम के साथ जो वर्ब है, जो भी वर्ब दे रखी है, वो वर्ब एकदम क्लियर हो जाए कि क्या वर्ब दे रखी है ना। तो द सेम के साथ में हम एज का यूज नहीं करते, वहां पर हम द सेम के साथ में दैट का यूज करते हैं। समझे आप नहीं समझे? दिस इज द सेम मैन दैट रॉब्ड मी। अब दैट क्यों आ गया? क्योंकि वर्ब एकदम क्लियर हो गई। क्या हो गया? वर्ब एकदम क्लियर हो गई। तो जब द सेम के साथ में वर्ब क्लियर हो जाती है तब वहां पर दैट का यूज करेंगे, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर ये दैट आ रहा है, और दैट तो तब आएगा जब वर्ब होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है? ये पजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, माइन। यहाँ पे तो कोई वर्ब है ही नहीं। तो बेटे, जब द सेम के साथ में वर्ब क्लियर ना हो, जब द सेम के साथ में वर्ब क्लियर ना हो, तब ऐसी कंडीशन में आप दैट का यूज नहीं करते, वहां पर आप यूज करते हो किसका? एज का। तो ये हो जाएगा दिस इज द सेम पेन एज माइन। सिंपल, दिस इज द सेम पेन एज माइन।
समझे आप या नहीं समझे? तो द सेम के साथ में दैट भी आएगा, द सेम के साथ में एज आएगा। अब रटने वाले क्यों फेल हो जाते हैं? रटने वाले बस इसी वजह से तो फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रट दिया। क्या रट दिया? कि द सेम के साथ में दैट आएगा, द सेम के साथ में दैट, द सेम दैट, द सेम दैट, द सेम दैट, है ना? ऐसा उन्होंने रट दिया। तो रटने वाले तो फेल हो जाएंगे। आप समझो कंसेप्ट को, द सेम के साथ अगर इधर जो बाद वाला हिस्सा है उसमें अगर वर्ब क्लियर है तो दैट लगा दो, वर्ब क्लियर नहीं है तो एज लगा दो। सिंपल। समझे? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी आपके सेंटेंस में यूज हो जाए इट इज का, और इट इज के बाद में आ जाए कोई भी प्रॉपर नाउन, क्या आ जाए? कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए, किसके साथ में आ जाए? इट इज के साथ में। किसके साथ? इट इज के साथ में कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, है ना? तो उस कंडीशन में, ये इट इज लिखा हुआ है ना भैया, ये क्या है? इट इज, और इसके साथ में आ जाए कोई प्रॉपर नाउन, क्या आ जाए? प्रॉपर नाउन। तो इसके साथ में बेटे हु भी ठीक है, और हु या हुम भी लगा सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव केस देख लेना अकॉर्डिंगली। और और क्या भी लगा सकते हो? दैट भी लगा सकते हो। इन दोनों को ठीक माना जाता है, और इसको और ज्यादा ठीक माना जाता है दैट। तो आप यहां पर इट इज के साथ में यहां हु या हुम भी लगा सकते हो और दैट भी लगा सकते हो। समझे या नहीं समझे? तो यहां पर भी इट इज का यूज किया जा रहा है, लेकिन इट इज के साथ में यहां पर ये प्रॉपर नाउन जानते हो? प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का खुद का अपना नेम, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का अपना खुद का नाम। ए राहुल, तो ये राहुल का खुद का अपना नाम है। हर एक किसी इंसान को राहुल नहीं कहेंगे। तो ऐसे जो नाम होते हैं जैसे कि दिल्ली, हर शहर को दिल्ली, दिल्ली नहीं कहेंगे। समझे आप? तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इट इज के बाद में नाउन आ रहा है, ये तो कोई भी नॉर्मल नाउन है, कॉमन नाउन है। तब ऐसे केस में आपको हमेशा किसका यूज करना है? तो ऐसे केस में आपको दैट का यूज करना है। जब यहाँ पर कोई भी नॉर्मल नाउन हो, कॉमन नाउन हो सकता है कोई भी, कैसा भी हो जाए, बस प्रॉपर नाउन ना हो। कैसा नाउन ना हो? प्रॉपर नाउन ना हो। ठीक है? इट इज के साथ में अगर प्रॉपर नाउन है तो हु हुम भी लगा सकते हो और दैट भी लगा सकते हो। लेकिन इट इज के साथ में कॉमन नाउन आ गया तो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है? तो सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करना है। समझे आप? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है आई गॉट द बुक्स विच यू ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी बात को ध्यान से समझना, एक रिलेटिव प्रोनाउन जो आपको कराने जा रहा हूँ वो समझना, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए ध्यान से समझो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है विच, है ना? ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक है? और यूज किया जाता है ये नॉन लिविंग के लिए। तो इसका जो एंटीसीडेंट है क्या वो नॉन लिविंग है? बिल्कुल है। ठीक है ना? लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में से इस एंटीसीडेंट को गायब कर दें, क्या कर दें? एंटीसीडेंट को गायब कर दें, तो फिर इस कंडीशन में हम क्या यूज कर सकते हैं? अगर एंटीसीडेंट है ही नहीं तो फिर क्या लगाएंगे? कोई आइडिया? एनी आइडिया? एनी आइडिया सर जी? नहीं? कोई दिक्कत नहीं, समझो। तो जब हमारे सेंटेंस में कोई एंटीसीडेंट ही ना हो, है ना, जब हमारे सेंटेंस में कोई एंटीसीडेंट ही ना हो, ठीक है, तब उस कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका? इस कंडीशन में हम यूज करते हैं वॉट का। किसका यूज करते हैं हम? वॉट का। वॉट का नहीं है, वॉट का यूज करते हैं। ऐसे नहीं चार वो तो रोज का, है ना, वो नहीं है। हम वॉट का यूज करते हैं ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास एंटीसीडेंट नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और ये जो वॉट होता है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग के लिए आता है, या फिर पूरे सेंटेंस के लिए आ सकता है ना? या तो आएगा नॉन लिविंग के लिए, या फिर आ सकता है पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए। तो अब यहां से अगर मान लो कि द बुक्स हटा दिया, क्या कर दिया? द बुक्स हटा दिया, ये सेंटेंस ऐसे हो गया आई गॉट विच यू ऑर्डर। तो अब क्या सही करेंगे हम इसको? अब यहां पर अगर एंटीसीडेंट नहीं है तो एंटीसीडेंट नहीं है तो यहां पर हमें किसका यूज करना पड़ेगा? इस जगह पे, इस जगह पे हमें वॉट लगाना पड़ेगा। समझे आप या नहीं समझे? इस तरीके से हम किसका यूज कर देते हैं? इस तरीके से हम वॉट का यूज कर देते हैं। समझे? वॉट शी सेड वाज नॉट ट्रू, जो भी उसने कहा वो सच नहीं था, कोई एंटीसीडेंट है ही नहीं। समझे आप या नहीं समझे? बहुत ही सिंपल। अब देखो इस वाले सेंटेंस को समझो, देयर इज नो वन बट हेल्प्स मी। तो ये जो बट है इसका यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। इसका यूज लिविंग के लिए भी हो सकता है और नॉन लिविंग के लिए भी किया जा सकता है। तो बट का यूज अगर नॉन लिविंग के, सॉरी, लिविंग के लिए किया जा रहा है ना, तो इसका मतलब होता है हु हु नॉट। ठीक है? और अगर इस बट का यूज नॉन लिविंग के लिए किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? विच और नॉट, ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है देयर इज नो वन हु
और नॉट आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो हु और नॉट है, इसकी जगह पे हम किसका यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम बट का यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम चाहें तो इस सेंटेंस में से हु डिड नॉट को हटा दें, क्योंकि डू डज डिड नॉट के साथ भी हट जाएंगे, है ना भैया। तो जब हम यहां से हु और नॉट को हटा रहे हैं तो इसकी जगह पे हम किसका यूज कर सकते हैं, बट का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बट, है ना। देयर वॉज नो वन, ऐसा कोई नहीं था जो मुझे नहीं जानता था। तो अब सीधे बट के बाद में क्या कर देंगे, अब ये पास था तो इसलिए यहाँ पे हमें इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, है ना। तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, देयर वॉज नो वन बट न्यू मी, ऐसा कोई नहीं था जो मुझे नहीं जानता था। इस तरीके से आप थोड़े से अच्छे लेवल पर सेंटेंसेस बोल सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं। देयर इज नो वन बट हेल्प्स मी, तो यहाँ पे ये बट आ रहा है, तो इस बट का मतलब क्या हो गया, हु और नॉट। अब यहाँ पे एस लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डज नॉट, है ना। हु डज नॉट, तो देयर इज नो वन हु डज नॉट हेल्प मी, ऐसा कोई नहीं था जिसने मेरी हेल्प नहीं की। समझे आप या नहीं समझे। और यहाँ पर देयर इज नो बॉय बट प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे ये जो बट आ रहा है इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी हो जाएगा हु और नॉट प्ले क्रिकेट। समझे आप या नहीं समझे। तो हु नॉट या फिर विच नॉट की जगह पर भी आप किसका यूज करते हो, बट का यूज कर सकते हो, समझे। और जब बट का यूज करोगे तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली हु हैव ज्वाइन, ये कुछ वर्ब्स हैं भैया, इंक्लूडिंग, नोटेबली, मेनली, स्पेशली, है ना। इनका क्या रूल है कि इनके जब ये वर्ब आ जाएंगी, है ना, इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा, दो के बीच में तीसरा आ जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये दो हैं, ये दो हैं, और इनके बीच में कोई तीसरा आ गया, ठीक है। तो इनके बीच में तीसरा क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको, कि इनके साथ हमेशा आपको किसका यूज करना पड़ेगा, दोज का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, दोज का यूज करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग, नोटेबली, मेनली, चीफली, नेमली और पर्टिकुलरली। इनके बाद में आपको दोज लगाना है, फिर दोज के बाद में आप उस रिलेटिव प्रोनाउन को लगाओ। तो स्पेशली के बाद यहाँ पे क्या लगा दो आप, यहाँ पे लगा दो आप दोज। हु हैव जॉइन दिस क्लास आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग, स्पेशली दोज, खास करके वो लोग जिन्होंने ये क्लास ज्वाइन की है वो अंग्रेजी में फ्लुएंट हैं। क्या हैं, फ्लुएंट हैं, सिंपल। तो इन वर्ब्स को आप ध्यान रखेंगे। ऑल द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग, ये इंक्लूडिंग आ गया, तो इंक्लूडिंग के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, इंक्लूडिंग दोज। समझे आप या नहीं समझे। इस तरीके से ये हो जाएगा सेंटेंसेस। लास्ट कंसेप्ट है, इसको भी समझ लो, कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हो जाए, किससे हो जाए, क्वेश्चन वर्ड से हो जाए सेंटेंस की स्टार्टिंग, तो उनके साथ दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करेंगे। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाए क्वेश्चन वर्ड से, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाए क्वेश्चन वर्ड से, तो कोई और रिलेटिव प्रोनाउन बीच में नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, दैट आएगा। क्या आएगा बेटे, सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज किया जाएगा। ये हु भी नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, दैट आएगा, जब उस कंडीशन में व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन वर्ड। तो इस तरीके से हम इस रिलेटिव प्रोनाउन को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, और इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश तो सीखते ही रहिए, और हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। Fearless.